बीए पर थर्ड के सेकंड पेपर में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में समझ रहे हैं। पेपर का टाइटल है भारत में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है ये हम समझ चुके। स्थानीय स्वशासन के लक्षणों पर हम बात कर रहे थे और हम ये समझ चुके थे कि स्थानीय स्वशासन अपने क्षेत्र में कर लगाकर वित्त एकत्रित करता है। आज हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं और स्थानीय स्वशासन के शेष लक्षणों को समझते हैं। स्थानीय स्वशासन के लक्षणों में एक लक्षण है कि स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित, निर्देशित और पर्यवेक्षित होता है। हम विगत कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। बीए पार्ट फर्स्ट में जब हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे भारत में लोक प्रशासन, तब हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में एक सामान्य सा परिचय प्राप्त किया। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो प्रशासकीय दायित्व है वह 3 सूचियों में विभक्त होते हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन को संघ सूची का राज्य सूची का विषय माना गया। 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों को यह हक दिया गया कि राज्य सरकारें स्थानीय स्वशासन को नियंत्रित करे अर्थात राज्य सरकार का ये हक है कि राज्य सरकार ये देखे कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं, निर्देशित करे। जब कभी भी स्थानीय स्तर पर एक विशेष प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए या इस प्रकार की कोई समस्या या परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो केवल उस स्थान विशेष से संबंधित है, तो राज्य सरकार उस विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को निर्देशित कर सकती है। इसके अतिरिक्त सामान्य अवस्था में भी राज्य सरकार स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को निर्देशित करने का अधिकार रखती है। इस स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार पर्यवेक्षित करती है। पर्यवेक्षित का मतलब है कि स्थानीय संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य कर रही है अथवा नहीं, यह देखना राज्य सरकार का कार्य है। तो गलत कार्यों को रोकना, सही कार्यों को करने के निर्देश देना और कार्य ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, कार्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है या नहीं है, ये देखना, पर्यवेक्षण करना राज्य सरकार का दायित्व है। भारत में 2 प्रकार की स्थानीय संस्थाएं पाई जाती है। एक है ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं और दूसरे प्रकार की है नगरीय स्थानीय संस्थाएं। हम ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं यानी कि पंचायती राज को विस्तार से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। साथ में हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ हमें सिर्फ इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि स्थानीय स्वशासन के लक्षणों में स्थानीय संस्थाएं स्थानीय प्रकृति के अनुरूप इनका गठन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्य की प्रकृति परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है। नगरों की कार्य प्रकृति और नगरों की परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है। नगरों की समस्याएं अलग है, गांवों की समस्याएं अलग है। इसलिए भारत में गांवों के लिए अलग स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की गई है और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का जिक्र 73वें संविधान संशोधन में किया। अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और नगरीय स्थानीय संस्थाओं को 74वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को अपनाया गया और त्रिस्तरीय में जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और गांव के स्तर पर
ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ऐसे ही नगरीय स्थानीय संस्थाओं में नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, इनकी स्थापना की गई। तो भारत में ये दो प्रकार की स्थानीय संस्थाएं हैं, ग्रामीण व नगरीय। इन ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचन पद्धति से होता है। हम जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्वाचन महत्वपूर्ण कार्य है और इस निर्वाचन पद्धति के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वयस्क मताधिकार यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। ग्रामीण व नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकाल पूर्ण होने पर यानी प्रति 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं और इस चुनाव में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप अपने प्रतिनिधियों को ग्रामीण संस्थाओं में और शहर के नागरिक नगरीय संस्थाओं में चुनकर भेजते हैं। वयस्क मताधिकार से जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं वह अपने जनता के, अपने क्षेत्र विशेष के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है। ये प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की एक खास बात है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में नागरिक अपनी बात को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता तक पहुंचाता है और सत्ता से नागरिकों की समस्याओं का समाधान लेकर प्रतिनिधि उस समाधान को नागरिकों तक पहुंचाते हैं। तो स्थानीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन पद्धति को अपनाकर ग्रामीण व नगरीय स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है। अभी हमने जिक्र किया ग्रामीण संस्थाओं हेतु भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। हम आगे के लेक्चर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन भारत में भी ग्रामीण संस्थाएं पाई जाती थी, ग्रामीण शासन पाया जाता था। गांवों के समूह पर एक मुखिया होता था और कुछ मुखियाओं के समूह पर उनके ऊपर एक और संस्था होती थी। अर्थात जैसे 10 गांवों को मिलाकर एक संस्था बनी तो फिर 50 गांवों को मिलाकर एक उसकी उच्च स्तरीय संस्था बन गई और फिर 100 गांवों को मिलाकर और एक उच्च स्तरीय संस्था बन गई। ये जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था थी, ये भारत की एक प्राचीन परंपरा है। कालांतर में इस पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, इस पंचायती राज व्यवस्था को समयानुकूल बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिशें की और हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। ये 3 स्तर है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर या मध्यमवर्ती स्तर भी कह सकते हैं हम इसको, खंड स्तर या मध्यम स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर जो कि पंचायती राज व्यवस्था का उच्च स्तर है, उस पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन के लक्षण में एक खास बात यह है कि ग्राम सभा प्रत्यक्ष पंचायत का श्रेष्ठ उदाहरण है। हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन हमारे पंचायती राज में ग्राम सभा की जो अवधारणा है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है, जहां ग्राम सभा में गांव के सभी नागरिक उपस्थित होते हैं और वह गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, समाधान के विकल्पों पर चर्चा करते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो भारत में ग्राम सभा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण है। यह इसको हम प्रत्यक्ष पंचायत कह रहे हैं, इसे कहेंगे हम कि जहां ग्रामीण स्वयं उपस्थित होकर
अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहे हैं, समाधान के विकल्प तलाश रहे हैं, विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ग्राम सभा के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण भारत में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे स्थानीय स्वशासन में स्थानीय संस्थाएं वित्तीय कठिनाइयों का सामना करती है। ये एक नकारात्मक बात है। भारत में स्थानीय संस्थाओं को करों के माध्यम से और अनुदान के माध्यम से राजस्व एकत्रित करने का हक है। राज्य सरकार अनुदान दे रही है और स्थानीय संस्थाएं अपने क्षेत्र में कर भी लगा रही है। उसके बावजूद भारत में स्थानीय संस्थाओं के सामने वित्तीय कठिनाइयां रहती है। ये वित्तीय कठिनाइयां क्यों रहती है? इसके बहुत से कारण हैं और जिनमें सबसे बड़ा कारण है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों की रुचि कम होती है कर एकत्रित करने में। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने प्रतिनिधियों की पहचान का लाभ उठाकर नागरिक कर देने से बच जाते हैं। ये एक नकारात्मक परिस्थिति है, नकारात्मक स्थिति है कि जिन लोगों को कर देना चाहिए वो कर नहीं देते और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। कार्यवाही क्यों नहीं होती? क्योंकि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, वो एक छोटे कार्य क्षेत्र में स्थापित है, छोटे कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही है। नीतियों की क्रियान्विति एक सीमित कार्य क्षेत्र में है और उस सीमित कार्य क्षेत्र में लोगों की व्यक्तिगत पहचान हो जाती है। हम इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जो व्यक्तिगत पहचान होती है, इस व्यक्तिगत पहचान के लाभ भी हो सकते हैं कि हम नीतियों की सशक्त क्रियान्विति करवा सके, लेकिन इस व्यक्तिगत पहचान के नुकसान भी है कि जहां लोगों को टैक्सेस देने चाहिए वो टैक्स नहीं देते हैं। अगर उन पर किसी प्रकार का जुर्माना लगता है, उन्होंने कोई कोताही बरती है और उन पर जुर्माना लगता है, तो वो जुर्माना देने से बचते हैं। अपने पहचान के जनप्रतिनिधियों से फोन करवा देंगे। ऐसी स्थिति में जुर्माना एकत्रित करने वाला जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो अपने आप को अशक्त महसूस करता है और वो जुर्माना नहीं ले पाता। ऐसे कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों के फोन के कारण कर एकत्रित करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। ये कारण है और भी बहुत सारे कारण हैं। अनुदान पर्याप्त नहीं मिलता, अनुदान समय पर नहीं मिलता, या कई बार ऐसी भी इसके अतिरिक्त भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कभी किसी क्षेत्र विशेष में अचानक कोई त्रासदी हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, या बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है वो क्षेत्र। तो किसी भी कारण से अगर कोई त्रासदी स्थान इस विशेष पर आ गई है तो वहाँ जो एकत्रित राजस्व है उस राजस्व को व्यय कर कर ही उस त्रासदी का सामना किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजस्व कम हो जाता है और स्थानीय संस्थाओं के सामने वित्तीय कठिनाई उत्पन्न होती है। स्थानीय स्वशासन में ये एक वर्तमान में एक और बात देखने को मिल रही है जो वापस एक नकारात्मक पक्ष है कि जनसाधारण का इन संस्थाओं की कार्यकुशलता पर संदेह रहता है। इस संदेह रहने का एक कारण तो ये है कि लोग सामने से कार्य करते हुए देखते हैं तो आम आदमी, जनसाधारण मूल्यांकन कर पाता है कि हमारे प्रतिनिधि कितने योग्य हैं, हमारे प्रतिनिधि ठीक ढंग से कानूनों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, कानूनों की क्रियान्विति हो रही है या नहीं हो रही है, और स्थान विशेष की जो समस्याएं, जैसे मान लीजिए स्थान विशेष पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई लेकिन वहाँ आवागमन की सुगम सुविधा नहीं है, वहाँ रहने की सुगम सुविधा नहीं है, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है और जनसाधारण उन समस्याओं के निराकरण पर फोकस नहीं करता, वरन ये देखता है कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं, मीटिंग से समय पर नहीं हो रही है, जिन नीतियों की जरूरत है वो नीतियां नहीं बन रही है, नीतियां यदि बन रही है तो उनकी क्रियान्विति में दृढ़ता नहीं है, कुशलता नहीं है। तो जनसाधारण में एक धारणा बन गई है कि स्थानीय संस्थाएं कार्यकुशल नहीं होती। स्थानीय स्तर पर रहने वाला व्यक्ति
राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर ज्यादा यकीन करता है, लेकिन वह स्थान विशेष को केवल राजनीति करने का अड्डा मान रहा है, जबकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। लेकिन जनसाधारण की ऐसी मानसिकता बनती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं और हर स्थान के, हर क्षेत्र के अपने अपने कारण हैं, अपने अपने अनुभव है। लेकिन एक विशेष बात जो यहाँ ध्यान देने की है कि स्थान विशेष के प्रतिनिधि ही स्थान विशेष की समस्याओं का सुगम और कुशलतापूर्ण सुदृढ़ समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन ये समाधान और ये कार्य कुशलता तभी व्यक्त की जा सकती है, तभी ही व्याप्त हो सकती है, जब जनसाधारण इन संस्थाओं पर यकीन करे। वर्तमान परिस्थितियों में और सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से स्थानीय स्वशासन के ये कतिपय लक्षण हैं, जिन लक्षणों के आधार पर आगामी कक्षाओं में हमें स्थानीय स्वशासन को समझना होगा।